जी जी। तो हमारे पास में अभी करीबन करीबन 30 से 35 मिनट का समय है हमारे पास में। उसके बाद में शायद जब अगर सवाल वगैरह रहेंगे तो हम दोबारा से भी जूम को इसको दोबारा से लॉगिन करना हमें शायद जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो ऐसा ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं अपने को। आप ये जी निश्चिंत रहिए। मैंने उसमें चेकिंग कर लिया, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ठीक है। नमस्कार पहले सब लोगों को। तो आज हम इस कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। पिछले 2 महीने से सब लोग अपने-अपने घरों में बंद हैं, कुछ-कुछ छूट मिलने शुरू हुई है, तो अब हमने आगे बढ़ना भी शुरू किया है। कोरोना की महामारी जैसे सबको ज्ञात है कि करीबन-करीबन 6 महीने से विश्व के अंदर व्याप्त है। चाइना से शुरू हुई, उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। पहले तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कोरोना जैसी महामारी इस विश्व ने पहले भी देखी है और सब लोगों को ध्यान हो या ना हो, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर ध्यान होगा कि पिछली शताब्दी में 1918 के आसपास विश्व में एक स्पेनिश फ्लू नाम करके एक बीमारी शुरू हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और कुछ भारत के सैनिक जो यूरोप गए थे और जब वो लौटे वापस, तो मुंबई में लौटे और मुंबई में सबसे पहले उनके अंदर फ्लू के लक्षण दिखाई दिए और उस चूंकि वो भारत में आए थे यूरोप से, तो इस बीमारी को नाम दिया गया स्पेनिश फ्लू का। स्पेनिश फ्लू की बीमारी ने धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को ग्रसित किया और 1918 से लेकर 1920 2 साल तक ये बीमारी हमारे यहाँ पर रही और इस बीमारी के कारण से हमारे देश की 1 करोड़ 60 लाख आबादी हमारी मौत का शिकार हुई। ये 1 करोड़ 60 लाख की जो आबादी थी उस समय हमारी कुल जनसंख्या जो कि 28 करोड़ थी उसका 6% थी। अगर आज के संबंध में देखूं तो 130 करोड़ की आबादी का 6% करीबन करीबन 8 करोड़ आदमी होते हैं। तो इतनी बड़ी विश्वव्यापी ये महामारी रही, भारत ने देखी। पूरे विश्व में भी उस समय करीबन 10 करोड़ लोगों ने अपनी जान दी। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हम में से सब लोग पढ़े लिखे सब लोग हैं जिनके पास में सब सूचनाओं के साधन भी उपलब्ध हैं, लेकिन हमें इस बीमारी का हल्का फुल्का कोई ध्यान होगा, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया है। हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि 1918-1920 के आसपास टर्की के अंदर, तुर्की के अंदर, वहाँ पे खलीफा को शाह ने हटा दिया और वहाँ के राजगद्दी पे कब्जा कर लिया। उसके खलीफा के समर्थन में भारत के राजनीतिक दलों ने, भारत के उस समय मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी ने उस खिलाफत मूवमेंट को जिस नाम दिया गया था उसको सपोर्ट किया। अब जो विषय जिसका कि मेरे से कोई संबंध नहीं, हमारे से 5000 किलोमीटर दूर की जो घटना है, उस घटना को हमने सहयोग दिया। इस घटना को हमें सब लोगों को ध्यान है। आप अपने घरों में आज बच्चों से अगर पूछेंगे तो सब लोग बच्चे उसको बताएंगे, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे, कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। और स्पेनिश फ्लू के बारे में पूछेंगे तो उनको जानकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे इतिहास के ऊपर भी लगाया जाता है कि हमें क्या पढ़ाया जाता है। जिस घटना की वजह से 1.5 करोड़ लोग मर गए उसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है, और जिस घटना का हमसे कोई संबंध नहीं उसको जोर शोर से पढ़ाया जाता है। वर्तमान की जो बीमारी है ये सबको ध्यान है, चाइना से शुरू हुई। जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि चाइना के वेट मार्केट, जो वहाँ पे जंगली जानवरों का एक मार्केट है, वहाँ के हुबे प्रांत के वुहान शहर में, वहाँ पे मार्केट से बीमारी चमगादड़ से इंसान को आई, जो ऑफिशियल वर्जन है, और फिर इंसान से और आगे फैली। वुहान की करीबन 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है और जैसे ही बीमारी के लक्षण वहाँ पे दिखाई दिए, चाइना की सरकार ने वुहान को बंद किया और 76 डेज को उसको कंप्लीट लॉकडाउन। और चाइना का लॉकडाउन हमारे यहाँ जैसा लॉकडाउन नहीं है। वहाँ पे लॉकडाउन का मतलब था कि आप अपने घर घर के दहलीज से बाहर भी नहीं निकल सकते, केवल खिड़की से बाहर जाके झांक सकते हैं। इस तरह का जो कंप्लीट लॉकडाउन उन्होंने किया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें बीमारी हमने इसको रोक लिया है। WHO को उन्होंने इन्फॉर्म किया जनवरी के अंदर
कि पहले वो मना करते रहे कि ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी से आदमी इसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, कि जानवरों से ही हो रहा है। लेकिन जब बीमारी आगे फैलने लगी तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म किया, और डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म किया कि चाइना के अंदर भी इंसानों से इंसानों का इसका संक्रमण हो रहा है। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी को इसको विश्व की एक इमरजेंसी घोषित किया और पेंडेमिक, महामारी को घोषित किया मार्च के पहले हफ्ते के अंदर। जब विश्व के अंदर और जगह भी ऐसे लक्षण आने लगे तो लोगों के अंदर रिएक्शन हुआ कि चाइना से वायरस आ रहा है, तो चाइना के प्रति रिपल्शन थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ। जब रिपल्शन फैलना शुरू हुआ तो चाइना के अंदर लोगों के अंदर एक ये चाइना के प्रति घृणा सी भावना पैदा हुई। तो लोगों ने, कुछ लोग पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, समझदार, लिबरल्स, कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों ने कहा नहीं, हमें चाइना के लोगों से घृणा नहीं करनी है, उनसे दूरी नहीं बनानी है, उनको हमें उतना ही स्नेह देना है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया, जिसका कैंपेन का नाम था हग चाइना, कि चाइना के लोगों को हग करिए, उनको गले मिलाइए। और ये हग कैंपेन शुरू हुआ, सबसे ज़्यादा शुरू हुआ इटली के अंदर, एक लोम्बार्डी शहर है, वहाँ पे हग चाइना नाम का एक कैंपेन शुरू हुआ। और उस हग कैंपेन का, चाइना का जो परिणाम क्या हुआ कि इटली, जिसकी आबादी केवल 6 करोड़ है, उसने 35,000 से ज़्यादा लोगों की उसके अंदर जान चली गई। तो पूरे विश्व ने देखा कि नहीं, ये बीमारी इंसान से फैल रही है, हाँ, उनके मिलने से फैल रही है, उनके टच से फैल रही है, उनके संपर्क से फैल रही है। तो बाद में कैंपेन बंद हुई। ये बीमारी है क्या? ये बीमारी एक वायरस की बीमारी है, एक आरएनए वायरस है। तो सबसे पहला छोटी सी जानकारी कि वायरस क्या होता है। वायरस एक जीवाणु है जिसको कह सकता हूँ, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण जीवाणु नहीं है। उसका, वायरस का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। वायरस वातावरण के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसको जीवित रहने के लिए या तो इंसान या जानवर या फूल पत्ती वनस्पति की किसी कोशिका के अंदर घुसना जरूरी है, क्योंकि वायरस अपने आप में एक संपूर्ण कोशिका नहीं है। उसको किसी कोशिका के अंदर जब तक वो एंटर नहीं होता है, वायरस वातावरण में जीवित नहीं रह सकता है। तो वातावरण में वायरस का सर्वाइवल बहुत कम है। किसी इनर्ट सरफेस पे, इनर्ट का मतलब किसी पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी कांच के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि कोई धातु के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, तो वायरस कुछ समय के अंदर मर जाएगा। कुछ बायोलॉजिकल सरफेसेज हैं, जैसे कपड़ा है, कोई लकड़ी है, कोई कागज है, इस तरह की जो बायोलॉजिकल सरफेस है उनके ऊपर मरेगा, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो वायरस का सर्वाइवल तभी है जब उसको किसी मानव की सेल मिलेगी, किसी जानवर की सेल मिलेगी, या किसी वनस्पति की सेल मिलेगी। तो ये वायरस के ऐसे ट्रांजेक्टरी होती है। जब ये वायरस किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में प्रवेश करता है तो इसका 1 से 2, 2 से 4 आगे बढ़ता है। अब सवाल ये आता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस फैलता कैसे है, ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। वायरस, अगर माना कि मैं वायरस से संक्रमित हूं, तो मेरे से किसी दूसरे आदमी को वायरस कैसे जाएगा? वायरस शरीर से बाहर निकलने के मोटे मोटे 2 तरीके हैं, एक आपका नाक और एक आपका मुंह। अगर हम छींकते हैं, अगर हमें बहुत तेज खांसी आती है, या हम बहुत जोर से बोलते हैं या थूकते हैं, तो उससे जो वायरस है, इनके लिक्विड्स के अंदर, श्लेष्मा में और लार में या थूक के अंदर, वायरस सामने वाले, जो मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर चेहरे पे गिरता है और वहां से फिर उसी माध्यम से उसके शरीर के अंदर जाता है। तो वायरस की मेन एग्जिट जो है, शरीर से बाहर निकलता है, वो नाक और मुंह, इस वाले हिस्से से बाहर निकलता है, और इस जगह से वायरस बहुत कम निकलता है। अब वायरस एंट्री कैसे करता है शरीर के अंदर? तो वायरस एंट्री के लिए हमारे शरीर में जो हमें 9 द्वार बताए गए हैं, कि 2 हमारे आंखें हैं, 2 हमारे कान हैं, 2 नाक हैं, ये मुंह है, और 2 मल द्वार हैं। ये 9 जो द्वार हैं, इन्हीं के माध्यम से शरीर से के अंदर वायरस एंटर करता है। तो उसके अंदर भी मुंह और ये नाक, ये वाला हिस्सा जो है, ये सतत कांटेक्ट में रहता है। तो इनसे वायरस, मैक्सिमम वायरस शरीर के अंदर, इन्हीं के अंदर से वायरस जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया हमारे शरीर का ये मुंह और ये नाक का हिस्सा है। अब वायरस, मुझे आज किसी से वायरस आ गया, तो आज आने पे ही, आज ही आते मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वायरस की बहुत छोटी मात्रा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, नाक से प्रवेश करती है,
तो नाक से प्रवेश करती है, तो जब उसको मेरी सेल्स मिलती हैं कोशिकाओं में, जब वो घुसता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। तो मल्टीप्लिकेशन 1 से 2 वायरस, 2 से 4 वायरस, 4 से 8 वायरस, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से पूरी चेन रिएक्शन बन जाती है। और चेन रिएक्शन बनने के बाद में और बहुत बड़ी संख्या में जब वायरस के शरीर में हो जाता है, तब शरीर की कोशिकाओं को इफेक्ट करना शुरू होता है और उस समय मुझे तकलीफ होना शुरू होती है। तकलीफ के मेन सिम्टम जो बुखार, खांसी, जुकाम, छींक, शरीर में दर्द और सांस लेना, ये मोटी-मोटी तकलीफें जो हैं ये होती हैं। और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किसी को आंख में खुजली हो सकती है, किसी को लूज मोशन हो सकता है, और भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन मोटे-मोटे सिम्टम्स बुखार, खांसी, जुकाम, छींक, शरीर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ, ये इसकी मोटी-मोटी बीमारियां होती हैं। तो वायरस की एंट्री से सिम्टम्स आने में करीबन 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। तो 4 से 5 दिन का जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि उस समय मरीज को खुद को भी नहीं पता कि मुझे वायरस का संक्रमण हो गया है, क्योंकि उसको भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ये शुरू के 4-5 दिन हैं, इसके अंदर चूँकि मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं और मैं वायरस से संक्रमित भी हो गया हूँ, तो मैं अनजाने ही मैं कई लोगों को वायरस स्प्रेड कर सकता हूँ। तो शुरू के 5 दिन, 5वें छठे दिन से जब में सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, तो फिर हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, कुछ एहतियात बरतना शुरू होते हैं, तो हम उसके इलाज की दिशा में बढ़ते हैं। अब जब वायरस शरीर में काफ़ी मात्रा में संक्रमण कर जाता है, तो बॉडी भी उसके लिए रिएक्शन करती है, बॉडी का रिएक्शन होता है। तो बॉडी का रिएक्शन क्या होता है? बॉडी का रिएक्शन सबसे पहले होता है कि उसको वायरस को मारने के लिए बॉडी के अंदर डिफेंस के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। वायरस के अंदर वायरस के खिलाफ शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं। ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये रैपिड एंटीबॉडी हैं, जिनको हम आईजीएम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो जैसे इसका सिंपल सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि कहीं कोई झगड़ा फसाद कोई दंगा हो जाता है, तो क्या होता है, सबसे पहले रैपिड एक्शन फोर्स आ जाती है और उस एरिया को कंटेन करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही वायरस को रोकने के लिए शरीर के अंदर रैपिड एंटीबॉडी बनती हैं, जिनको आईजीएम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो पहले हफ्ते के अंदर जब खत्म होने लगता है और दूसरे हफ्ते की शुरुआत के अंदर ये एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरे हफ्ते के अंदर हमारे शरीर में आईजीएम एंटीबॉडी बनती है। अब जब आईजीएम एंटीबॉडी बन जाती हैं, तो वायरस से उनकी लड़ाई होती है। जो जीत जाता है, उसके अगर माना उसको वायरस ज़्यादा है, दुश्मन ज़्यादा है, तो मरीज को और तकलीफ बढ़ जाती है और उसको फिर एडमिशन, आईसीयू, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और वायरस का कम है, एंटीबॉडी के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिफेंस ज़्यादा है, रैपिड एक्शन फोर्स ज़्यादा बन गई है, तो वायरस को दबा देंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का मेकअप कैसा है, उसके डिफेंस, उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, उसका प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। दूसरे हफ्ते में ये होता है। यश अब तीसरा हफ्ता सुनियो जब शुरुआत होती है, तीसरा हफ्ता जब शुरुआत होती है, उस मम्मी समय को बॉडी के अंदर परमानेंट किस्म की एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम आईजीजी अब एंटीबॉडी बोलते हैं। मेरा माइक्रोफोन बंद है ना। ये परमानेंट एंटीबॉडी होती हैं और ये परमानेंट एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर तीसरे हफ्ते से लेकर के चौथे हफ्ते तक बनती रहती हैं और उसके बाद में पूरे जिंदगी भर, जीवन भर हमारे शरीर के अंदर वो आईजीजी एंटीबॉडी बनी रहती हैं। और उसके बाद में उस पर्टिकुलर वायरस से हमें दोबारा कभी इन्फेक्शन होने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो ये वायरस का मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कैसे आया, कैसे घुसा, कैसे मल्टीप्लाई किया, क्या उसकी तकलीफें हुई और उसके अंदर वायरस का 1 महीने के अंदर मेरे शरीर ने उसको किस तरह से रेस्पॉन्स किया, ये मैंने आपको बताया। वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स सामान्य सिम्टम्स हैं, बुखार, खांसी, जुकाम। लेकिन 80% लोगों के अंदर कोई खास सिम्टम ये भी नहीं होते हैं। बहुत हल्का सा गला थोड़ा सा खराश हो गया या 99 डिग्री के आसपास हल्का सा बुखार हो गया। 80% लोगों में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। बस इतनी ही रहती है कि भाई गला खराब हो गया, आज शरीर थोड़ा सा दर्द कर रहा है, बस इससे जो हो रहा है। लेकिन 20% लोगों में बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो 20% लोग वो हो सकते हैं जिनके बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये 20% जो लोग हैं, इन लोगों को ही अस्पतालों में भर्ती की ज़रूरत पड़ती है। 80% लोगों को अस्पतालों में भर्ती की ज़रूरत नहीं है।
ये 20% जो अस्पताल में भर्ती होते हैं उसमें भी 15 लोगों को सिवाय वार्ड में एडमिट किया जाता है, जिसमें केवल बुखार की गोली है या एंटीबायोटिक है या शरीर के दर्द की गोली है और गर्म पानी भाप है, इसी तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इससे ज़्यादा और कोई उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन 5 लोग जो से हैं, वो लोग ऐसे हैं जिनको की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, साँस में तकलीफ होती है, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ये 5 लोग जो हैं, उन्हीं के अंदर से 3 से 4 लोगों की डेथ हो जाती है। तो 100 लोगों के अंदर से 80 लोगों को कुछ नहीं होता है, 20 लोगों को दाखिले की ज़रूरत पड़ती है, 20 में से 15 लोगों को भी केवल वार्ड में दाखिले के हल्की खांसी, जुकाम, बुखार का ट्रीटमेंट लगता है। केवल 5% लोग हैं जिनको कि आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और उन्हीं में से 3-4 लोगों की डेथ होती है। तो इस वायरस का संक्रमण ज़्यादा है, लेकिन इससे इतना डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 80% लोगों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है और मोर्टेलिटी डेथ रेट करीबन 3% है। 100 में से 3 लोगों की मृत्यु इसके अंदर होती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हॉस्पिटल में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसका टेस्ट करता है। टेस्ट के लिए पहले हफ्ते के अंदर क्योंकि वायरस शरीर के अंदर मौजूद है, तो कॉटन की बड जो होती है जिससे हम कान वगैरह साफ करते हैं, उस बड से नाक और मुंह से सैंपल लिया जाता है, लार का, सलाइवा का और नाक से श्लेष्मा का। उसको सैंपल को लेकर के लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया जाता है, वायरस का टेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं आरटी-पीसीआर। ये टेस्ट का नाम अखबारों में आता है, इन दिनों हम डेली पढ़ रहे हैं, आरटी-पीसीआर का टेस्ट करते हैं। तो आरटी-पीसीआर का टेस्ट आने का मतलब, पॉजिटिव आने का मतलब, जिसको हम आज सामान्य भाषा में आजकल कोविड का टेस्ट बोल रहे हैं, उस कोविड का टेस्ट आने का मतलब है कि मेरे शरीर के अंदर इस समय वायरस जीवित है। तो कोविड का टेस्ट आरटी-पीसीआर का टेस्ट है, नाक से, मुंह से लिया जाता है, कॉटन बड से लेते हैं और ये टेस्ट होने का मतलब कि मेरे शरीर में इन्फेक्शन है। दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते के अंदर वायरस मरना शुरू हो जाता है और इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती हैं, उसके लिए टेस्ट किया जाता है, जिसको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। वो सर्विलेंस का टेस्ट होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और वो एंटीबॉडी टेस्ट ब्लड के शरीर से ब्लड निकाल करके ब्लड का टेस्ट किया जाता है। तो पहली स्टेज के अंदर आरटी-पीसीआर और लेटर स्टेज के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अब इसका उपचार क्या है? इस बीमारी का उपचार क्या है? देखिए, उपचार इस बीमारी का केवल और केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो मरीज को तकलीफ है उसी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वायरस को मारने के लिए कोई दवाई अभी आज की तारीख में, अभी तक इस वायरस को मारने के लिए दुनिया के अंदर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। तो मरीज को जो उसको तकलीफ है, अगर बुखार है, अगर खांसी है, जुकाम है, शरीर में दर्द है, तो उसी की ट्रीटमेंट उसको दी जाती है। बुखार की क्रोसिन की गोली है, डोलो की गोली है, शरीर में दर्द की दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन की थेरेपी है, भाप है, ये सब चीज़ों को तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। एंटीवायरल मेडिकेशन आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। दुनिया में एंटीवायरस की दवाइयाँ हैं, लेकिन वो इस वायरस पे आज कारगर नहीं है। तो एंटीवायरल में एक दवाई जिसका नाम हम लोगों ने सुना होगा, रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर भी एक एंटीवायरल ड्रग है, जिसके बारे में अभी कुछ कंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता कि वाकई वो दवाई इफेक्टिव है या नहीं है। ट्रायल चल रहे हैं, समय बाद में जब उसके परिणाम आएंगे तभी उसके बारे में बताया जाएगा। एक जो ट्रीटमेंट है प्लाज्मा ट्रीटमेंट, प्लाज्मा थेरेपी, इसके बारे में भी आप लोगों ने अखबारों में, टेलीविजन में पढ़ा होगा। तो प्लाज्मा थेरेपी है क्या? उदाहरण के लीजिए, मुझे वायरस का संक्रमण हो गया और वायरस का संक्रमण होने के बाद में मैं ठीक हो गया। तो ठीक होने का मतलब कि मेरे शरीर के जो वायरस घुसा था वो मर गया है। मर कैसे गया है कि मेरे शरीर ने एंटीबॉडी बना ली है और वो जो एंटीबॉडी मेरे शरीर के अंदर घूम रही है, ब्लड के अंदर घूम रही है, वो एंटीबॉडी प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट, व्हाइट कंपोनेंट होता है, व्हाइट ब्लड जिसको कहते हैं, उसमें होती है। तो वो एंटीबॉडी मेरे शरीर के प्लाज्मा का अगर निकाल दिया जाए और किसी व्यक्ति को जिसको कि इन्फेक्शन है, अगर उसको पहले हफ्ते में दे दिया जाए तो क्या होगा कि उसको भी जो एंटीबॉडी बनने में 4 हफ्ते लगने वाले थे, मेरे शरीर से एंटीबॉडी निकाल करके तुरंत उसको दे दी उसको।
तो उसको वायरस ने पहले ही दिन मार दिया। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे यहाँ की लोकल फोर्स वो नहीं में टाइम लग रहा है उसको आने के अंदर, तो बाहर से आपने फोर्स मंगा करके लगा दी। सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, ये इसकी फिलॉसफी है। अब ये भी कितनी कामयाब होगी, कितनी नहीं होगी, आज की तारीख में भी ये भी कोई स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है। आईसीएमआर जो हमारी नोडल एजेंसी जो इसको गाइड करती है, उसने अभी इसका ट्रायल चालू किए हैं। इसके परिणाम आएंगे तभी इसके बारे में कुछ कंक्लूसिवली कहा जा सकता है। तीसरी दवाई जिसके बारे में मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने सुना होगा, वो है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन के बारे में कहा कि भारत सरकार ने तो विश्व करीबन 100 देशों को क्लोरोक्वीन का निर्यात भी किया है। तो क्लोरोक्वीन, क्योंकि हमारे यहाँ मलेरिया काफ़ी होता है तो हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन क्लोरोक्वीन जो है, वो जो गोली है, वो भी सामान्य आदमी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आईसीएमआर बात समय समय पे गाइडलाइंस को रिवाइज करता रहता है। जो आज की तारीख में 25 मार्च 2020 की जो रिकमेंडेशन है, उसके मुताबिक सामान्य आदमी को जिसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको क्लोरोक्वीन नहीं लेनी है। क्लोरोक्वीन हेल्थ केयर वर्कर, केयर प्रोवाइडर, जो फ्रंट लाइन के वेरियर्स हैं, केवल उन्हीं के लिए क्लोरोक्वीन आईसीएमआर ने रिकमेंड की है। सामान्य आदमी के लिए क्लोरोक्वीन नहीं लेना है, वो आपको कोई बचाव ऐसा नहीं करती है। आज के रिकमेंडेशंस यही हैं। अब सवाल ये रहता है कि भाई अब जब इस चीज़ का कोई उपचार नहीं है, तो फिर ये बात आती है कि बचाव ही सबसे ज़्यादा उपचार है। तो इस बीमारी से बचना ही इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है, और वही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम सब लोग आपस में मिलकर के प्रयास करके, हेल्प करके, एक दूसरे की सहायता करके इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। तो बचाव का जो विषय है, ये सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बचाव में सबसे पहली बात आती है कि बीमारी, मैंने सिंपल पहले बताया था कि जब फैलती कैसे है और आती कैसे है, किसी से शरीर से निकलती कैसे है और किसी के शरीर में आती कैसे है। तो मेरे शरीर से बाहर निकल रही है, मेरे खांसी खांसी की वजह से, छींक की वजह से, जोर से बोलने की वजह से जो मेरे शरीर से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, खांसी की बूंदें निकलती हैं, वो जाकर के सामने वाले के चेहरे पे गिरती हैं और उससे उनका इन्फेक्शन होता है। तो ये इसको स्टडी किया गया तो पता लगा कि हम कितनी भी जोर से खांसी करें, कितनी भी जोर से छींक करें, तो वो जो नाक से जो खांसी की बलगम की जो बूंदें हैं, वो 1 मीटर से ज़्यादा आगे ज़्यादा जाके नहीं गिरती हैं। 1 मीटर के बाद में वो ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस 1 मीटर के पहले ही अगर खड़ा है, तो डेफिनेटली उसके चेहरे पे गिरेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति मेरे से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो मैं कितनी भी जोर से खांसी करूं, मैंने मास्क नहीं लगा रखा, उसने भी नहीं लगा रखा, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह पे नहीं गिरेंगी। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेरे और उस व्यक्ति के बीच के अंदर 2 मीटर का अगर हमने डिस्टेंस रख लिया, तो हम एक दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो भीड़ में ना खड़े हों, आपस में दूरी बनाकर रखें। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे पहला रोकथाम का तरीका है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों करनी है और 2 मीटर क्यों करनी है, दोनों बातों का मैंने आपको जवाब दिया। अब दूसरा बचाव का तरीका है फेशियल मास्क। फेशियल मास्क, बात वहीं शुरू होती है, बीमारी शरीर से बाहर कैसे निकली, नाक और मुंह से। बीमार शरीर के अंदर आई कैसे, नाक और मुंह से। तो इस हिस्से को अगर हम ढक के रखेंगे, तो हम बीमारी दूसरे को नहीं फैला सकते। मेरे सामने कोई व्यक्ति है, अगर वो छींक भी कर रहा है, लेकिन उसने मास्क पहन रखा है, मैंने भी मास्क पहन रखा है, और हमारे बीच में डिस्टेंस भी कम है, तो भी उसके ड्रॉपलेट्स हैं मेरे तक नहीं पहुंच सकते। तो इस वाले हिस्से को, नाक और मुंह वाले हिस्से को हमेशा ढक के रखना है। उसके लिए फेस मास्क का उपयोग करना है। अब फेस मास्क का उपयोग करने में थोड़ी सी सावधानी, कि एक तो फेस मास्क जो बाजार में उपलब्ध हैं बहुत हाई फाई के, N95 KN90, इस तरह के आपको आवश्यकता नहीं है। अपने घर में सिंपल सूती कपड़े की 2 परतों का मास्क बनाइए और उसको यहाँ पे बांध के रखिए। सिंपल सूती कपड़े का घर में बना हुआ मास्क वही पर्याप्त है। 2 परतों का है, 1 परत नहीं, 2 परतों का बना करके रहें।
3 बना लें, जिससे कि आज इस्तेमाल किया है, कल उसको धुल जाएगा तो दूसरा पहन लूँगा परसों, तो 2 या 3 का सेट बना लें, तो इससे क्या आप रिपीटेड कर सकते हैं। बाज़ार में जो हाई-फाई मास्क हैं, इनको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मास्क चूँकि हम दिल्ली में रहते हैं, गरम एनवायरनमेंट है, हमें मास्क पहनने की आदत नहीं होती है, तो होता क्या है कि जब मैं मास्क पहनना शुरू करता हूँ, तो सुबह तो पहनता हूँ, तो मास्क मैं ऐसे लगाता हूँ और थोड़ी देर बाद में साँस घुटती है या लगता है वो, तो मास्क यहाँ पे आ जाता है और फिर उसके थोड़ी देर बाद में ये मास्क यहाँ पे आ जाता है और शाम तक फिर मेरे गले के अंदर एक शो पीस की तरह लटका रहता है। इस मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप अपने आप को और सामने वाले दोनों को छलावा दे रहे हैं। तो इसलिए मास्क पहने, प्रॉपर्ली पहने और नाक, मुँह इस हिस्से को पूरा इस तरीके से ढक के रखेंगे, तभी इसका फ़ायदा है। अन्यथा नाक को खोल के रखना, मुँह को खोल के रखना, इससे मास्क का उपयोग कोई नहीं होता है। तो मास्क कौन-सा लेना है और कैसे पहनना है, दोनों बातों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तीसरा जो चीज़ आती है वो है हैंड सैनिटाइजेशन, हाथों की सफाई। अब मैं अपने नाक को बार-बार टच करता हूँ, मैं अपने मुँह को बार-बार टच करता हूँ, तो वो जो इन्फेक्शन है, वायरस है, मेरी उँगलियों के पोर्स के ऊपर भी आ जाता है और जब ये उँगलियों से मैं अपने दरवाजे को हैंडल खोलता हूँ, गाड़ी के चाबी को शुरू करता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं टच करता हूँ, तो ये वायरस वहाँ पे चले जाता है और जब वायरस वहाँ पे मैं उसको छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर बाद में डॉक्टर अमन चौधरी आएँगे, वो उसी हाथ से हैंडल को पकड़ेंगे, तो उस हैंडल से इन्फेक्शन उनके हाथों में चले जाएगा और फिर जब वो अपना मुँह या नाक टच करेंगे, तो उनको चले जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गई। मेरे नाक से, मुँह से मेरे हाथों पे आया, मेरे हाथ से दरवाजे के हैंडल पे आया और दरवाजे के हैंडल पे उसको जिसने भी छुआ उसके हाथों पे आया और उसके हाथों ने फिर उसके अपने मुँह और नाक को टच किया तो वहाँ चले गया, तो इस तरीके से इन्फेक्शन फैल गया। तो इसका तरीका क्या है कि मैं अपने हाथों को बार-बार धोता रहूँ और व्यक्ति जो कि दरवाजे का हैंडल छू रहा है, वो भी अपने हाथों को बार-बार धोता रहे। तो बार-बार हाथों को धोना ही इस चेन को तोड़ देगा। तो हाथों को बार-बार धोते रहें। अब हाथों को धोने के लिए भी कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, वो ये कि एक तो बाज़ार से कोई विशेष बड़े महँगे साबुनों की आवश्यकता नहीं है। अपने घर का सिंपल साबुन उसको से आप हाथ धो सकते हैं, उसको धोइए। हाथ धोने के लिए हाथ को यहाँ तक, कलाई तक का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे हम घड़ी बाँधते हैं, उसके ऊपर तक धोइए और करीबन आधा मिनट 20 सेकंड तक कम से कम धोइए। उँगलियों के बीच में धोइए, अंगूठे के बीच में धोइए, ऐसे करके हर तरीके से आपको हाथों को धोना है और चूँकि कलाई वाले हिस्से का धोना है, इसलिए इन दोनों अगर आप अंगूठी और घड़ी ना पहनेंगे तो उपयुक्त रहेगा, क्योंकि घड़ी और अंगूठी पहनने की वजह से आपके इन्फेक्शन आपका हाथ धोने में आपका प्रॉपर्ली साफ नहीं होगा और वायरस जो है वहाँ पे रह सकता है। तो हाथ सिंपल साबुन से धोना है, 20 सेकंड धोना है और यहाँ तक धोना है पूरा और घड़ी और अंगूठी ना पहने तो ठीक रहेगा। इसके अलावा जो सरफेसेज़ हैं जैसे हैंडल हैं, इनको आप अल्कोहल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, स्पिरिट जिसको कह सकते हैं, उससे बार-बार साफ रहें, तो वहाँ पे भी जो है उसकी सफाई वायरस वहाँ पे भी मर जाएगा। तो हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिवेंशन का। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को बढ़ाती हैं। वो चीज़ें क्या-क्या हैं? सिंपल चीज़ें जैसे गरम दूध और हल्दी, उससे हल्दी बहुत अच्छा एंटी इन्फेक्टिव होता है, तो गरम दूध और हल्दी का सेवन करें, वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। गरम चीज़ों का सेवन करें, पानी की भाप लीजिए। इसके अलावा हमने आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की हैं, आरोग्य भारती ने काढ़ा भी बनाया है, काढ़ा जिसमें लौंग है, जिसमें काली मिर्च है, जिसमें गिलोय है, जिसमें तुलसी है, मुलेठी है, इन चीज़ों के जो काढ़े बनाए हैं, ये काढ़े भी शरीर को काफ़ी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के अंदर सहायक होते हैं, तो उन काढ़ों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग
दस्ताने पहन करके घूमते रहते हैं कि आपने दस्ताना पहन लिया और फिर लगता है कि मैंने मास्क लगा लिया, दस्ताना पहन लिया, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं जहाँ मर्जी जैसे मर्जी करूँ। तो दस्ताने पहनना भी एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल क्यों नहीं है कि जब हम दस्ताने पहन लेते हैं तो क्या होता है कि जिस हैंडल को मैंने टच किया उस हैंडल पे इन्फेक्शन था, तो मेरे शरीर को तो टच नहीं किया लेकिन दस्ताने के ऊपर आ गया। अब मैं दस्ताने पहनने के बाद मैं हाथ धोऊँगा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, तो उसी दस्ताने पहने-पहने मैं दूसरे हैंडल को टच करूँगा, मैं तीसरे हैंडल को, मैं 20 जगह पे टच करूँगा, तो वो इन्फेक्शन एक जगह से था, उसको मैंने 20 जगह पे फैला दिया। तो मैंने अपना तो बचाव कर लिया, क्योंकि मुझे तो नहीं आया, लेकिन मैंने 20 लोगों 20 जगह 20 पॉइंट के ऊपर इन्फेक्शन फैला दिए, स्प्रेड कर दिया, तो 20 लोगों को मैंने जो भी उसको टच करेंगे, उनकी लाइफ को मैंने खतरे में डाल दिया। इसलिए दस्ताने पहनना एडवाइजेबल नहीं है। दस्ताने पहनना एडवाइजेबल तभी होता है जब एक चीज़ को टच किया, फिर आपने दस्ताने निकाल के फेंक दिया। फिर दूसरे जब टच करेंगे उस समय फिर दस्ताने पहनिए, ये संभव नहीं है, इसलिए दस्ताने ना पहने, हाथों को धोएँ, ये ही ज़्यादा कारगर उपाय है। कुछ लोग हाई रिस्क केसेस होते हैं। हाई रिस्क केसेस कौन से होते हैं? जिनकी उम्र ज़्यादा है, बच्चे हैं, उम्र 60 साल से ऊपर है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, अस्थमा की बीमारियां हैं, कैंसर की दवाइयां खा रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं। ऐसे लोग, क्योंकि इनका बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इन लोगों का बॉडी का रेस्पॉन्स वायरस के खिलाफ कमज़ोर होगा, तो वायरस का संक्रमण इनको ज़्यादा मात्रा में होगा। इसलिए इन लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना है और अधिक सावधानियाँ लेनी पड़ती हैं। एक जो चीज़ आती है कि ब वैक्सीन्स के बारे में बातचीत हो रही है कि वैक्सीन आज की तारीख में दुनिया में इसकी कोई कारगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ट्रायल चल रहे हैं, मोस्टली जगह पे फेज़ 2 ट्रायल चल रहे हैं। फेज़ 2 ट्रायल होते हैं जो जानवरों पे ट्रायल होते हैं। अभी यूके के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फेज़ 3 ट्रायल के लिए अनुमति दी है। फेज़ 3 ट्रायल होते हैं, वो इंसानों पे होते हैं। तो फेज़ 3 ट्रायल जब होंगे, इंसानों पे इसका परीक्षण होगा, उसकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आएँगे, उसके बाद में ही वायरस का उपयोग हो पाएगा। तो लगता नहीं है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत के पहले ये वायरस उपलब्ध होगा। तो आज की तारीख में वैक्सीन उपलब्ध होगा। तो आज की तारीख में इसका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एक जो चीज़ें हैं कि जब 80% लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, तो उन लोगों का क्या करना? अब 80% लोग हैं जिनको तकलीफ तो नहीं है और लेकिन उनको हमने कोविड का टेस्ट कराया, उनका पॉजिटिव हो गया, तो अब उन लोगों को क्या करना है? उनको अस्पताल में भर्ती नहीं करना है, तो उनको होम क्वारंटाइन करना है। तो अभी होम क्वारंटाइन क्या करना है, इसके बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। होम क्वारंटाइन का जिस व्यक्ति को घर के परिवार का एक सदस्य जिसको कि कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उसको घर के अंदर रखें। और अगर संभव हो तो एक कमरा जिसमें टॉयलेट हो, अटैच टॉयलेट हो, उस कमरे में उसको रखें। और सामान्यतः घर के अंदर जब हम घर के अंदर रहते हैं तो किसी को मास्क की आवश्यकता नहीं रहती है। हम में भी किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ घर के अंदर। बाहर जाते हैं तो मास्क की आवश्यकता होती है। लेकिन जब अगर घर के अंदर कोई सदस्य पॉजिटिव है, तो घर में उस व्यक्ति को भी, उस मरीज को भी और घर के बाकी सभी सदस्यों को मास्क पहन के रखना है। बिल्कुल, सोते समय आप मास्क हटाएँगे, बाकी उसके अलावा जितने भी समय हैं 10, 12, 15 घंटे जितने भी समय हैं, आप मास्क पहन के रखेंगे। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति के कम से कम संपर्क उसके कमरे में नहीं जाएँगे, दूरी उससे बना कर के रखेंगे। उसका सारा सामान, कपड़े वगैरह सब अलग रखेंगे। तीसरी चीज़, अगर दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे घरों के साइज़ छोटे हैं, हम उसके लिए कमरा स्पेयर नहीं कर सकते हैं कि एक कमरा उसके लिए अलग से नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस कमरे में वो व्यक्ति है, उस कमरे में कम से कम जाइए और वो मास्क पहन के रखें, आप मास्क पहन के रखें। बातचीत कर रहे हैं तो डिस्टेंस 2 मीटर का बना के रखें। अब सोने की समस्या है कि सोने में अगर जगह कम है, तो अगर आप एक डबल बेड पे 2 लोगों को सोना है, तो एक उस कोने पे सोएगा, एक इस कोने पे सोएगा और डायगोनली सोएँगे। एक का सिर सिरहाने की तरफ होगा, तो दूसरे का सिर दूसरी साइड में पाँव के हिस्से की तरफ होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल डायगोनली सोएँगे। एक का सिर सिरहाने की तरफ और दूसरे का सिर पाँव की
की तरफ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप क्रिएट करेंगे सोने के टाइम पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो होम क्वारंटाइन के संबंध में हैं। घरों में फल फ्रूट सब्जियों के माध्यम से भी वायरस आने के बारे में कुछ कहा गया है। तो चूंकि हम सब लोग डेली कम से कम फल फ्रूट सब्जियां दूध इत्यादि तो हम लाते ही हैं, तो उनको क्या करना है, तो ऐसी जब जो भी चीज़ें लाएंगे, दूध फल फ्रूट सब्जियां, इनको लाने के बाद में सबसे पहले 4 5 6 घंटे इनको एक स्थान पे रख दीजिए। उनका इस्तेमाल लाते ही इस्तेमाल मत कीजिए। फिर उसके बाद में जो सब्जियां हैं उनके लिए उनको एक बाल्टी में पानी डालिए, हल्का सा गुनगुना पानी डालिए, और घर के अंदर जो मीठा सोडा होता है 1 चम्मच उसमें मीठा सोडा, आधा चम्मच मीठा सोडा डाल दीजिए और सब्जियों को उसके अंदर डिप कर दीजिए। 15 मिनट उसमें रहने दीजिए। उसके बाद में सब्जियों को निकाल करके पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद में हम उनको पका सकते हैं। सब्जियां चूंकि पकाई भी जाती हैं तो इसके अंदर उसकी उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती है। सब्जियों को बाल्टी हैं, बाल्टी में डाल के 15 मिनट मीठे सोडे के साथ में उनको भीगे रहने देना है। उसके बाद में निकाल के धोना है और फिर पका करके खाना है। ऐसा ही फ्रूट्स के साथ में करना है, फलों के साथ में करना है। जो फल छिलकेदार होते हैं उनमें भी इतनी तकलीफ नहीं होती है। तो जो फल बिना छिलकेदार होते हैं, जैसे कि अंगूर, केला खाएंगे आप छिलका निकाल के बाहर फेंक देंगे, देखिए अंगूर है उसमें छिलका नहीं होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से साफ सफाई उनको धोने के लिए आवश्यकता है, और तरीका विधि वही है, और उसके बाद में उसको करेंगे। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें थी जो मेरे दिमाग में आई। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो सामान्य चीज़ें हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया है। अब किसी के संग जो भी सवाल होंगे वो अमन जी जिसको एडवाइस करें, वो अमन जी को क्वेश्चन पूछेंगे।